तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मलेशियन हॉरर मूवी को जो कि रियल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है हारुम मालाम, जिसका मतलब होता है ब्लड फ्लावर। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। ये ब्लड फ्लावर जो है वो श्रापित है और हर 8 साल में एक ही बार ब्लूम करता है, लेकिन इसके ब्लूम करने का कारण है खून। जी हाँ, आपको देखने में काफी मजा आएगा। इससे एक डीमन भी जुड़ा हुआ है। और रिसेंटली मैंने 2 फिल्मों को एक्सप्लेन किया है, एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी है और एक है इंडोनेशियन हॉरर मूवी कुदरत 2 और सुमति वल्लवू। इनके आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, दोनों ही बेहतरीन फिल्में हैं। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। और जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है इकबाल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपने अपार्टमेंट के बाहर बैठा हुआ था जहां पर कई सारे बच्चे खेल रहे थे कि तभी उसको ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई उसको आवाज लगा रहा हो। जिसके बाद वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर चेक करने जाता है जहां पर उसे उसकी माँ की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसे लिफ्ट से आ रही होती है, जहां पर जाकर वो चेक करता है कि लिफ्ट के अंदर उसकी माँ बैठी हुई है और वो उसे एक टॉर्च निकाल कर देती है कि तभी वो अपनी माँ दीना के डरावने डिमोनिक रूप को अपने पास देखता है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब दीना इकबाल के पास आई थी क्योंकि वो उसे कहीं पर ले जा रहे थे। दरअसल यहाँ पर इकबाल और उसकी माँ में कुछ अनोखी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स को देख सकते हैं, साथ ही साथ उन पर एग्जॉर्सिज्म्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दीना और इकबाल दोनों ही हीलर्स की जॉब करते थे, जहाँ पर ये लोगों के अंदर से भूत भगाया करते। खैर यहाँ पर इकबाल के पिता भी होते हैं जिनका नाम नॉर्मन है। साथ ही साथ हम उसकी छोटी बहन याया को भी देख पाते हैं। अब यहाँ ये लोग जो होते हैं वो एक लड़की के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे, लेकिन इकबाल उनसे कहता है कि उन्हें आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसे अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है। जिस पर उसके पिता ये कहते हैं कि वो जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रास्ते में अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद ये लोग पैदल जाने का सोचते हैं। लेकिन इकबाल को कई सारी आत्माएं दिखाई दे रही थी। जिसके बाद दीना सबको टॉर्च देती है और ये देखकर इकबाल घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ को टॉर्च देते हुए पहले भी देख रखा है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो दिक्कत थी। अब इकबाल अपने पिता से कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ये कहने लगते हैं कि वो जल्दी ही लौट आएंगे। फिर इसके बाद ये लोग उस घर पर आते हैं जहाँ पर जूरी नाम की लड़की पजेस हो रखी थी, जो कि स्कूल कैंपिंग पर गई हुई थी और वहां से लौट कर ही वो पजेस हुई, मतलब कि स्पिरिट ने उसको वहीं पर पजेस कर लिया था। खैर अब इसके बाद में ये लोग जूरी के पास जाते हैं जहाँ पर जूरी के अंदर एक खतरनाक जिन होता है और ये लोग एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। लेकिन तभी जूरी ने इकबाल का गला दबा दिया था और उसके मुंह के अंदर वो जिन घुसने लगता है। तब दीना बीच में आ जाती है जहाँ पर वो जिन अब उसके अंदर आ गया था और दीना नीचे गिर जाती है जहाँ पर अब वो पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी। और यहाँ पर यही सीन तो उसके बेटे इकबाल ने देखा था। खैर अब यहाँ पर दीना जो होती है वो अपने परिवार से ये कहने लगती है कि इस जिन ने उनको ट्रिक किया है और अचानक से ये जिन जो होता है वो दीना को मार डालता है ताकि वो यहाँ पर सबको कुछ भी ना बता पाए, जिससे कि सबको काफी बुरा सदमा लगता है और सीन अब चेंज हो जाता है। अब हम देख पाते हैं दीना के फ्यूनरल को, जहाँ पर इकबाल काफी दुखी था और इन सब का जिम्मेदार वो अपने पिता को मान रहा होता है क्योंकि वही उन्हें उस घर पर लेकर गए थे, जबकि वो बोल भी रहा था कि आज जाना ठीक नहीं है। एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर इकबाल अपने पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो चाहता था कि वो भी नॉर्मल जिंदगी बिताए और ये बात वो अपने पिता को बताता है और कहता है कि उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी स्पिरिट को अब देखे। लेकिन उसके पिता उसको कहते हैं कि वो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते और जो उसके पास शक्तियां हैं वो ईश्वर की देन है। अब इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हम कुछ बच्चों में एक नूरून नाम की लड़की को देख पाते हैं, जिसको टॉम बॉय कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा लड़कों की तरह ही रहती थी। एनीवेज तभी हम नॉर्मन को देखते हैं जिसे जमील नाम का एक आदमी बुलाता है और जमील उससे मसाज करवाता है और यहाँ जमील उनका पड़ोसी था। अब जमील को ये पता चलता है कि नॉर्मन की बीवी की डेथ हो चुकी है और इसलिए जमील उसे कुछ पैसे देता है। साथ ही साथ वो उसे एक जॉब ऑफर भी देता है। वो उसे अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर नॉर्मन के साथ साथ उसका बेटा इकबाल भी था। खैर उस ग्रीन हाउस के अंदर कई तरह के पेड़ पौधे मौजूद थे, जिसमें से कुछ कार्निवोरस और कुछ कैडावर्स थे और कुछ काफी रेयर स्पीशीज भी थी, जिनमें से एक का नाम था टाइटन आर्मस, जो कि 8 साल में सिर्फ एक बार ब्लड करता है और सिर्फ एक ही दिन के लिए, यानी कि बेसिकली एक बार ही ब्लूम होता था। मतलब कि ये जो है ना वो काफी रेयर होता है। अब नॉर्मन जो होता है उसका काम ये था कि वो इन पौधों का ध्यान रखे, इनको पानी देता रहे। लेकिन इसी बीच इकबाल को उन टाइटन आर्म्स के अंदर से रोने की आवाज आने लगती है, जिसको वो सुन रहा था। खैर इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और ये काफी ज्यादा वियर्ड सी बात थी। पौधे के अंदर से रोने की आवाज बहुत ही अजीब है। अब नॉर्मन एक कमरे को देखता है जिसके ऊपर एक कागज था और कागज के ऊपर ढेर सारी एन्चेंटिंग लिखी हुई थी। लेकिन जमील इस बात पर बस इतना कहता है कि ये रूम खाली है और इसलिए उसे कोई भी ना खोले और इस बात का उसे खास ख्याल रखना है।
खैर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर नूरुल जा रही होती है कि तभी वहाँ पर अपनी माँ को वो रोते हुए देखती है। दरअसल नूरुल की एक बहन भी थी जो कि खो गई थी और तब से नूरुल की माँ इससे मूव ऑन नहीं कर पाई। अब नूरुल और इकबाल साथ थे और वो ये देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो कि नूरुल का ही अंकल होता है, वो अली और बॉब को काफी बुली कर रहा होता है। जिसके बाद इकबाल उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन वो आदमी साइको जैसा था। वो उसे पकड़ लेता है और तब नूरुल उसे कन्फ्रंट करती है, उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी की नजर नूरुल के ऊपर भी अच्छी नहीं थी। खैर उसके जाने के बाद में ये लोग ग्रीन हाउस में जाते हैं जो कि नूरुल के पिता का था। नूरुल कहती है कि उसके पिता इसी से बिजनेस करते हैं, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब वो पूरी जगह वो चेक करने लगते हैं कि तभी अली और बॉब उस रूम को देखते हैं और वो उस एन्चेंटिंग वाले पेपर को हटा देते हैं। जिसके बाद वो उस रूम के अंदर देखना चाहते थे, लेकिन इकबाल इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानते और वो उस कमरे को चाबी से खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। लेकिन होता यह है कि अचानक से वो गेट जो होता है वो खुद पे खुद खुल जाता है। जिसके बाद डर के मारे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर इकबाल और नूरुल उसके अंदर जाते हैं, जहां पर वो एक वॉल पर एक नेल को देखते हैं जहां से खून निकल रहा था। लेकिन खून सिर्फ इकबाल को दिख रहा होता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा डर गया था। और आप जानते हो कि इकबाल के पास में खास शक्तियां थी। तभी वो वहां पर लगी हुई लाइट के बीच शैडो को देखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही डर गए थे और इसलिए वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहां पर इकबाल सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है और ये आवाज असल में बाथरूम से आ रही थी, जहां पर वो किसी लड़की की रोने की आवाज सुन रहा होता है, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं होता। जिसके बाद उसे वहां पर वही आवाज मिरर से आ रही थी, लेकिन मिरर के अंदर भी कुछ नहीं दिखता। लेकिन असल में ये सब इकबाल का सपना था और इकबाल अपने बेड से उठता है और हम उसके पास एक डीमन को देख पाते हैं, जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। अब यहाँ पर इकबाल प्रेयर्स करने लगता है और बाहर निकलता है। बाहर उसे नूरुल की ग्रैंड मदर पोपो दिखाई देती है। आई मीन ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर मिस्टर पोपो यहाँ पर क्या कर रहा था, जस्ट किडिंग। एनीवेज यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पोपो का सर फटा हुआ था और ये देखकर इकबाल बाहर आकर बैठ जाता है कि तभी वहां पर उसके पिता आते हैं, जो कि उसके मास्टर के साथ थे। यहाँ पर इकबाल की हालत देखकर नॉर्मन मास्टर से कहता है कि उसका बेटा परेशान है और इसलिए वो उसकी स्पिरिट देखने की, हील करने की शक्तियां ले ले। जिसके बाद अगले दिन मास्टर इकबाल की सारी शक्तियों को सील कर देता है, मतलब कि अब वो अपनी कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अब जैसा कि इकबाल चाहता था, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था। लेकिन इस बात से जो मास्टर होते हैं ना, वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये एबिलिटी हर किसी के पास नहीं होती और जिसके पास है उसे इसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। एनीवेज अब फिर से सीन बदलता है जहाँ पर हम नूरुल की दादी पोपो को देखते हैं, जो कि अपनी बहू को कहती है कि वो नूरुल को लड़के की तरह ही रहने दे, लेकिन नूरुल की माँ उस पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद इकबाल पोपो के पास आता है और पोपो उसके कान में कहती है कि वो सब मरने वाले हैं और इतना कहकर वो ऊपर से कूदकर खुद को ही खत्म कर लेती है। अब इकबाल नीचे जाकर उनको देखता है जिसका सर फट गया था और उसी तरह से हुआ था, बिल्कुल जैसा कि उसने पिछली रात को देखा। साथ ही साथ वहां पर वो एक डीमन को भी देख पाता है, जो कि एक बहुत ही भयानक चीज कर रहा था। वो पोपो के खून को चाट रहा था, जिसको देखकर इकबाल वहां से भाग जाता है। खैर हम देख पाते हैं कि इकबाल अपने पिता और बहन याया के साथ में मूवी देख रहा था, जहां पर उसको एक डीमन दिखाई देता है, जो कि उसके पास आकर बैठ गया था, जिसको देखकर इकबाल बाहर निकल जाता है। उसकी हालत को देखकर ये लोग भी बीच में वहां से चले गए। खैर अब अगले सीन में रहीम इस ग्रीन हाउस के अंदर घुसता है, जहां पर घुसकर वो उस रूम में चला जाता है जहां पर नॉर्मन भी था, जो कि प्लांट्स को पानी दे रहा था। लेकिन उसका ध्यान इस चीज पर नहीं जाता, जिसके बाद कोई फोर्स रहीम को मार डालती है और तभी हम एक लड़की के भूत को भी वहां पर देखते हैं। मीनवाइल इकबाल को कुछ हो रहा था और ये देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो और उस रूम की फोर्स जुड़ चुकी हैं। अब हम इकबाल को पोपो के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहां पर उसे वही शब्द सुनाई दे रहे थे कि वो मरने वाले हैं और वो दादी ही कह रही होती हैं कि तभी दादी अपना फेस टर्न करती है, जिसे देखकर इकबाल काफी डर गया था कि तभी वहां पर अली और बॉब की जिंदा लाशें दिखाई देती हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर इकबाल और नूरुल साथ थे। वो वहां पर चेक कर रहे थे कि तभी इकबाल उस रूम में जाता है जहां पर दीवार से बहता हुआ खून बढ़ गया था, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर और भी चीजें होने वाली हैं, यानी कि और भी लाशें गिरेंगी, जैसा कि दादी पोपो ने कहा था। खैर वहीं पर उसको वो कागज भी मिलता है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेपर अपने आप खिंचकर कहीं चला गया था। और तभी इकबाल के पास एक डिमोनिक हाथ आता है और इसी बीच नूरुल चिल्लाने लगती है और इकबाल जल्दी से बाहर जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि अली की लाश होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर उनसे पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद नॉर्मन उसे अपने साथ ले जाता है और घर आकर उसको काफी बातें सुनाने लगता है, क्योंकि वही अली को लेकर गया था और उसे लग रहा था कि अली को वो
वहां पर दोबारा भी ले गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अली पता नहीं वहां पर कैसे पहुंच गया था। अब यहाँ पर इकबाल उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने वहां पर कुछ देखा था, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि अब तो उसकी एबिलिटी भी जा चुकी है, तो उसको फिर ये चीजें क्यों दिख रही थी। तब इकबाल जो होता है वो रोते हुए अपने पिता से कहता है कि वो इस बात को कभी नहीं समझ सकते क्योंकि ये एबिलिटी खाली उसमें और उसकी माँ के पास में थी, और वो जो कुछ भी देखते हैं उनको और लोग समझ नहीं सकते। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। खैर, इकबाल के जाने के बाद में नॉर्मन अपनी बीवी के फोटो को देखकर रोने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने बेटे के लिए काफी चिंतित था और कहीं ना कहीं उसको अपनी वाइफ की जरूरत थी। खैर, अब रात में हम इकबाल को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे नूरुल के फ्लोट से आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर वो ऊपर चेक करने जाता है जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। और इतना ही नहीं, वहां पर पोपो की लाश भी रखी हुई थी जिसका फ्यूनरल कल होने वाला था। तभी पोपो की लाश अचानक से उठ जाती है और खाना बनाकर इकबाल को सर्व करती है। इकबाल को लगता है कि ये नूरुल है, इसलिए वो उस खाने को खाने लगता है, लेकिन वो खाना असल में कच्चा मांस था जिसे पोपो अपने पेट से चीर कर सर्व कर रही थी। और वहीं पर इकबाल नूरुल को भी देखता है जो कि अजीब ढंग से खाना खा रही थी, जिसको देखकर वो काफी डर गया था। और इकबाल को यही समझ में नहीं आ रहा था कि जब मास्टर ने उसकी एबिलिटी ले ली है तो उसके बावजूद भी उसको ये चीजें क्यों दिख रही हैं। खैर, अब अगली सुबह इकबाल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर था और उसके पिता को लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहां पर उससे मिलने के लिए नूरुल भी आई हुई थी। अब वो नूरुल को अकेले में बताता है कि वो कुछ चीजें देख सकता है जिसके अंदर वो अलग डायमेंशंस, जिन्स और स्पिरिट सबको देखता है। अब नूरुल जो होती है वो ये सारी बातें सुनकर इकबाल के ऊपर भरोसा करती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल होता होगा। बेसिकली वो उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी। अब इकबाल ये बताता है कि कल रात उसने उसे देखा था और जिसको भी वो देखता है वो अजीब ढंग से मारा जाता है। पहले दादी के साथ हुआ, फिर अली के साथ। तब नूरुल ये कहने लगती है कि उसे विश्वास है कि अगर उसे कुछ होगा भी तो उससे पहले ही इकबाल उसे बचा लेगा। अब यहाँ आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इकबाल ने अली के साथ साथ बॉब को भी देखा था, तो आखिरकार बॉब अब तक जिंदा कैसे है? तो इसका जवाब भी आपको अभी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम नॉर्मन को अपनी बेटी याया के साथ देखते हैं जो कि उसी ग्रीन हाउस के अंदर अपनी जॉब पूरी करने के लिए गया था, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि अभी अभी पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। खैर, नॉर्मन उनसे परमिशन लेकर अंदर जाता है कि इसी बीच हम बॉब को देखते हैं जो कि उस रूम में गया था जहां पर उसे वही डीमन खींच लेता है और मार डालता है। और मैंने आपको कहा था ना कि बॉब के साथ भी जरूर ऐसा होगा, तो देखो यहाँ पर हो गया। यानी कि इकबाल जिसको भी अपने सपनों में या फिर उनके विजन्स को देखेगा वो पक्का मारा जाएगा। और यहाँ पर दादी पोपो की बात सच हो रही थी, या फिर ये कहें कि डीमन ये बातें उसको बुलवा रहा था, उसको दिखवा रहा था। अब अगले सीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बॉब की लाश मिलती है और वहीं बाहर से टाइटन एरम्स के पौधे के अंदर से उन्हें एक इंसानी जॉ बोन मिलती है जो कि काफी अजीब बात थी। आई मीन एक फ्लावर के अंदर से, एक पौधे के अंदर से ऐसी ह्यूमन जॉ का मिलना। खैर, तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है और उसे पुलिस धर लेती है क्योंकि उनका शक उसी पर था। अब रात में इकबाल को दोबारा से ऊपर से आवाजें आने लगती हैं कि तभी वहां पर उसकी बहन याया भी आ जाती है जिसको सिमिलर आवाज आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि याया के पास भी ये स्पेशल शक्तियां थी। जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं जहां पर नूरुल उनको खाना देती है क्योंकि उसके पिता नहीं थे। इसी बीच वहां पर वही लड़की की स्पिरिट भी आती है जिसको नूरुल देखती है, तो उसको लगता है कि जैसे वो उसकी बहन हो, लेकिन इकबाल कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है। और अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार नूरुल को स्पिरिट कैसे दिख रही थी। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इकबाल के पास में तो स्पेशल शक्तियां हैं जिसके अंदर इकबाल तो किसी भी स्पिरिट को देख सकता है या भी देख सकती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए एक नॉर्मल इंसान तब स्पिरिट देख सकता है जब वो स्पिरिट चाहती हो कि इंसान उसे देखे। खैर, तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि उस स्पिरिट के पीछे एक डीमन भी था जो कि एक बिल्कुल खतरनाक क्रीचर जैसा दिख रहा था। वो डीमन आगे बढ़ता है और इकबाल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास शक्तियां इतनी नहीं थी, इसलिए इकबाल को वो डीमन धक्का देकर साइड कर देता है। जिसके बाद वो अपने अंदर का लिक्विड नूरुल के अंदर डाल देता है जिससे कि नूरुल बीमार होने लगती है। अब अगले सीन में नूरुल बिस्तर पर थी और ये सब देखकर इकबाल को काफी बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो ग्रीन हाउस में जाता है जहां पर जाकर वो उस बहुत ही रेयर स्पीशीज के पौधे टाइटन एरम को देखता है जिसके फ्लावर में से खून निकल रहा था, लेकिन फोटो खींचने पर वो ब्लड फोटो में नहीं होता। और फिर वो उस डीमन को कन्फ्रंट करने के लिए उस रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और ये वही रूम था जहां पर वो स्पेशल कागज के ऊपर एन्चेंटिंग लिखी हुई थी। अब इकबाल जो होता है वो बाहर बैठा हुआ था और अपनी माँ की वीडियोस को देख रहा था और काफी रो रहा था, और वो उसको बचा नहीं पाया, उसे काफी गिल्ट था इस चीज का और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
तभी उसकी माँ उससे वीडियो के जरिए बात करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि उसे ही सब कुछ सुधारना पड़ेगा क्योंकि वो तो जा चुकी है, और वो उसको हिम्मत देती है कि जो करना है उसको करना होगा। जिसके अगले दिन ही इकबाल प्रेयर्स करता है और मास्टर से बात करता है कि उसकी शक्तियां वो वापस लौटा दे। अब मास्टर उसको ये बताते हैं कि जो शक्तियां उसके पास थी वो उनको पूरी तरह से सील नहीं कर पाया और उसकी शक्तियां आज भी उसके साथ ही उससे बंधी हुई हैं। यानी कि वो शक्तियां खाली थोड़े टाइम के लिए कमजोर हो गई थी, मतलब कि वो शक्तियां आज भी उसके साथ ही हैं। और यही रीजन था कि वो आज भी डीमंस को, इन स्पिरिट्स को देख पा रहा था। दूसरी ओर हम नॉर्मन को देख पाते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में था और पुलिस को शक था कि वो और रहीम मिलकर बच्चों से ड्रग्स की चीजें करवाते हैं, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं था। और तभी वो लोग उसे वो एन्चेंटिंग वाला पेपर भी दिखाते हैं जो कि उनको वहां पर मिला था। खैर, अब ये देखकर नॉर्मन समझ जाता है कि उसका बेटा बिल्कुल सही बोल रहा था, जिसके बाद वो जल्दी से वहां से भागता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अब वो अपने बेटे के पास जाता है जो कि ऊपर से आ रही आवाजों की वजह से काफी परेशान था, साथ ही साथ उसकी बहन भी इस वजह से परेशान थी। अब यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि नूरुल पजेस्ड हो चुकी है और वो उसकी माँ को जबरदस्ती खाना खिला रही थी। अब ये देखकर नॉर्मन उस पर प्रेयर्स करने लगता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत नहीं होती। तब वो जैसे तैसे उसे किसी तरह से शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई थी जो कि वहाँ पर छानबीन कर रही थी। खैर, अब उसी में से एक ऑफिसर नूरुल की माँ से बात करती है और नूरुल की माँ उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है जिसका नाम फरा था और वो गायब हो गई थी, और इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार नूरुल ने अपनी बहन की स्पिरिट को कैसे देखा। वो ये पूछती है कि क्या उसने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी, तब नूरुल की माँ कहती है कि हाँ लिखवाई थी, लेकिन उसे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। यहाँ पर हमको एक और चीज भी पता चलती है, जैसे कि जमील उसका हस्बैंड होते हुए भी उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था और वो उनसे अलग अलग सा ही रहता था। अब दूसरी ओर होता यह है कि पुलिस वालों को रहीम की सड़ी हुई लाश भी मिल गई थी और सारा का सारा शक नॉर्मन के ऊपर ही था, लेकिन हम जानते हैं कि उसे डीमन नहीं खत्म किया। अब दूसरी ओर नॉर्मन और इकबाल नूरुल को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इकबाल को घायल कर देती है और फिर नॉर्मन पर हमला करने लगती है, लेकिन जो इकबाल होता है वो उसे किसी तरह से रोक लेता है। अब ये लोग नूरुल की माँ से पूछताछ करते हैं कि क्या उनके घर पर किसी ने हंतु रेया को रखा हुआ है, और इस बारे में नूरुल की माँ को कुछ नहीं पता था। तब वो ये बताते हैं कि हंतु रेया एक जिन है जिन्हें एक मास्टर चाहिए होता है, लेकिन इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। अब तभी ये लोग जमील से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं और वो उस फ्लावर मतलब कि टाइटन एरम का फोटो उसे भेजते हैं जिससे खून आ रहा था। उनको लग रहा था कि शायद से जमील को कुछ पता होगा या फिर शायद उसने हंतु रेया को रखा हो। अब अचानक से होता यह है कि नूरुल उठती है और एक क्रीचर को जन्म देकर वहां से भाग जाती है। तब इकबाल उसके पिता से यह कहता है कि वो उसकी पावर्स को वापस ओपन कर दे ताकि वो उस क्रीचर के जरिए पता लगा सके कि आखिरकार हो क्या रहा है और वो क्रीचर चाहता क्या है। लेकिन उसके पिता इसके लिए मना करते हैं क्योंकि ये डेंजरस हो सकता था और ये कहने लगते हैं कि वो हीरो ना बने। जिसके बाद उनको याया की आवाज आती है जिसे देखने वो किचन में जाते हैं। वहां पर याया मौजूद थी, लेकिन फ्रिज के ऊपर नूरुल मौजूद होती है जो कि नॉर्मन के ऊपर चाकू से हमला कर उसे स्टैब कर देती है। कि तभी वहां पर उसका बेटा आ जाता है जो कि अपने पिता से अपनी पावर्स को अनलॉक करवा देता है। जिसके बाद वो नूरुल को कन्फ्रंट करके उसके अंदर के जिन को अपने अंदर लेता है और इसके बाद वो खुद पजेस्ड हो गया था और सीधा वो ग्रीन हाउस में आ जाता है जहाँ से वो उस टाइटन एरम फ्लावर की मिट्टी को खोद देता है जिसके अंदर से निकलती है इंसानी हड्डियां और वो जॉ जो कि हमने पहले देखी थी और वो भी इसी का हिस्सा था। जिसके बाद वो उस रूम के अंदर जाता है और उसकी दीवार खोद कर उसमें से एक बैग को निकालता है। कि तभी वहां पर नॉर्मन आ गया था और यहाँ पर नॉर्मन और उसमें झड़प हो जाती है जहाँ पर वो उस जिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन उसे भटकाने लगता है ये कहते हुए कि उसने अपनी बीवी को मरने दिया और अब वो अपने बेटे को भी मरता देखेगा। कि इसी बीच हम दूसरे डायमेंशन में इकबाल को देख पाते हैं जिसके सामने उसकी माँ आती है, लेकिन असल में वो उसकी माँ नहीं थी, वो असल में वही जिन था जिसको वो कन्फ्रंट करता है और वो उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देता है और फिर इकबाल भी नॉर्मल हो गया था। यानी कि इकबाल, उसकी माँ और याया इस तरह से वर्क करते हैं। वो यहाँ पर जिन को या फिर किसी भी स्पिरिट को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उनके ही डायमेंशन में जाकर उनको हराते हैं। खैर ये देखकर उसका पिता काफी खुश था कि उसका बेटा अब ठीक है। अब तभी हमें जमील को दिखाया जाता है जो कि घर पर आता है और वो अपने ग्रीन हाउस आया था ताकि वो अपने फ्लावर को ब्लूम होते हुए देख सके जो कि 8 साल में एक ही बार ब्लूम होता था। लेकिन वो देखता है कि उसके फ्लावर की मिट्टी से हड्डियां खोदकर निकाल ली गई हैं। अब ये सब देखकर जमील काफी हैरान था। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो जो जिन होता है वो सबके सामने उसे खींचकर उस रूम के अंदर ले आया था
और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सीन पास्ट में आ गया था जहाँ पर हम कुछ गहरे राज जान पाते हैं, जो कि था जमील वो एक नीच इंसान था। उसने नीचता की सारी हदें पार कर दी थी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ में गलत काम करता था, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया करता था, जिस वजह से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उसे उसी ग्रीन हाउस वाले रूम में लेकर आया था जहाँ पर पोपो भी थी। जी हाँ, उसकी दादी। अब पोपो यहाँ पर उसका साथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन जमील ने धमकी दी थी कि वो नूरुल और उसकी माँ की भी जिंदगी इस तरह से नर्क बना देगा और इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कि पोपो यहाँ पर सब जानती थी। अब फरा की डिलीवरी का वक्त आ चुका था, लेकिन यहाँ पर जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा नहीं था बल्कि एक डीमन या फिर ये कहूँ कि जिन था। दरअसल जब जमील उस टाइटन फ्लावर को लेकर आया था तब उसके साथ एक जिन अटैच हो रखा था जो कि एक मास्टर को भी ढूंढ रहा था और अब वो जिन फरा के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर था। वो जिन जमील को कहता है कि फरा उसकी मास्टर है और वो प्योर है और इसलिए वो उसके साथ रहेगा और उसे मरने नहीं देगा। और यहाँ पर आप लोग मास्टर को एक तरह से होस्ट की तरह समझो। खैर ये सब सुनकर जमील को गुस्सा आ गया था और उसने फौरन ही फरा के पेट को चीरकर उस जिन यानी कि बच्चे को निकाल लिया, जिससे कि फरा वहीं पर मारी गई, यानी कि खुद की बेटी को मार डाला। जिसके बाद उसने फरा की लाश को उसी फ्लावर की मिट्टी में डंप कर दिया था और बाकी उस जिन वाले बच्चे को उस रूम की दीवार में सीमेंट से बंद कर दिया। और ये काम उसने एक और आदमी के साथ मिलकर किया, विच एक्सप्लेन्स कि इस फ्लावर के नीचे हड्डियां क्यों थी, यानी कि वहां पर जॉ क्यों था और ये सारी चीजें वहां पर क्यों पाई गई थी, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी खुद की बेटी फरा की लाश की हड्डियां थी। और यही रीजन है कि कभी भी पुलिस को फरा मिल नहीं पाई। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अब तक यहाँ पर जो डीमन दिख रहा था वो डीमन नहीं बल्कि जिन था और फरा के पीछे पीछे यानी कि फरा की स्पिरिट के पीछे वो डीमन नहीं था बल्कि वो उसका खुद का बच्चा था या फिर ये कहे कि उसका सर्वेंट था। और आपको यहाँ पर दो बातें और समझ में आई होंगी कि आखिरकार यहाँ पर जमील ने क्यों कहा था कि कोई भी उस रूम के अंदर न जाए और दीवार के अंदर से खून क्यों निकल रहा था, क्योंकि वहां पर उस जिन वाले बच्चे को दफनाया गया था। खैर इसके बाद जमील ने किया ये कि उसने रूम को बंद कर उसके ऊपर पेपर पर एन्चेंटिंग लिख दी थी ताकि वहां से कोई भी बाहर ना आ पाए। और वो जो शैडो लाइट के बीच आप देख रहे हो वो एक पोर्टल है जो कि दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता था और उसी की वजह से डीमन उस रूम के अंदर कैद था। लेकिन बॉब और अली की मस्ती की वजह से वो बाहर आ गया था, आजाद हो गया था। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ पर था और अब जाकर काफी सारी मूवी क्लियर हो गई है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हो क्या रहा था। खैर अब जिन ने सच्चाई सबके सामने ला दी थी और जब ये बात सबको पता लगती है तब फरा की माँ यानी कि नूरुल की माँ जो होती है वो जमील के ऊपर काफी गुस्सा करती है। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जमील यहाँ पर इन सबसे बिल्कुल कटा कटा क्यों रहता था। और अब यहाँ पर जमील की बीवी जो होती है वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने उससे उसकी बेटी छीन ली थी और उसकी इतनी गंदी नजर अपनी खुद की बेटी पर थी। अब यहाँ जमील की बीवी जो होती है वो अपने पति को सजा देना चाहती थी, लेकिन उसके बदले वो जो जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। यहाँ पर वो सबके सामने उसे सबक सिखाता है और उसको खत्म करके अपने डायमेंशन में ले गया था, जहाँ पर अब जो फरा होती है उसकी स्पिरिट आकर अपने ही पिता को मार डालती है, यानी कि उसकी स्पिरिट तक को उसने खत्म कर दिया था। जिसके बाद होता यह है कि इकबाल और नॉर्मन दोनों ही मिलकर उस जिन के पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद जिन हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जिन या फिर डीमन जो था वो यहाँ पर इविल नहीं था, बल्कि यहाँ पर जमील जो था इंसान था, वो एक बहुत बड़ा डीमन था। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर नॉर्मन अपने बेटे इकबाल और याया के साथ अपनी बीवी की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर नॉर्मन अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसका बेटा अपनी माँ के रास्ते पर चल रहा था। अब इसी बीच होता यह है कि याया जो थी उसके पास में भी काफी सारी शक्तियां थी और याया को काफी सारे मुर्दे चलते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर वो हैरान हो गई थी। तो यहाँ पर उसके अंदर भी खास शक्तियां थी जो कि अब जाकर अनलॉक हो गई हैं। और यहाँ इकबाल और नॉर्मन हंसने लगते हैं क्योंकि उनके लिए रोज का था। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लड फ्लावर यानी कि हारूम मालाम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मलेशियन हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले उस जिन के बारे में बात करते हैं। तो असल में ये जो जिन था वो उसी फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ था जो कि जमील लेकर आया। अब उस जिन ने जमील की बेटी फरा को देखा होगा और उसे एक बेस्ट मास्टर चाहिए था, जिसके लिए उसने उसको चुन लिया था। और देखो फरा यहाँ पर जो थी काफी सताई हुई थी। उसके पिता जमील उसके साथ
साथ गलत काम करते थे, जिसके चलते उसकी दादी जो थी वो भी उसका साथ नहीं देती थी। और इसलिए दादी ने ये कहा था कि सब मारे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था और उन सबको उनके किए हुए पापों की सजा मिल रही थी। बात करें जमील की बीवी ऐना के बारे में, तो उसको आज तक पता ही नहीं था कि उसकी बेटी जो है वो जिंदा नहीं है। वो आज तक उसको ढूंढ रही थी। अब जमील जो था वो बेशक से अपनी बीवी के साथ नहीं रहता था, लेकिन उसने उसको डिवोर्स भी नहीं दिया था। एंड कौन जानता है कि वो अपनी छोटी बेटी के साथ भी आगे चलकर गलत कर देता और इसी के चलते शायद से उसकी बहन फरा ने उसको पजस करके रखा होगा। यानी कि नूरुल को उस जिन ने नहीं बल्कि उसकी बहन फरा की स्पिरिट ने पजस किया था, ताकि वो अपने पिता जमील से यहाँ पर बदला ले पाए और सबको बता पाए कि अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिन जो था उसके मास्टर को मारा गया था, जिसके चलते वो यहाँ पर सबसे बदला ले रहा था और इसलिए वो फरा के होने वाले बच्चे के रूप में ही बस गया था। लेकिन जब जमील को इस बात का पता चला तो उसने उसी को मार कर दफना दिया था, यानी कि दीवार में चिनवा दिया। और बात रही फरा के बारे में, उसको भी खत्म कर कर उसी फ्लावर के नीचे दफना दिया था। इसलिए उसको बहुत ज्यादा शौक लगा था जब उसने देखा कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है उसकी मिट्टी खुदी हुई थी। वो बिल्कुल बौखला गया था। हमने यहाँ पर कई जगह पर फरा की स्पिरिट को देखा, साथ ही साथ उस जिन को देखा, तो यहाँ पर फरा और जिन दोनों की ही स्पिरिट मौजूद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मास्टर और सर्वेंट थे। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल की जो दादी यानी कि पोपो थी, उसने अपनी बहू ऐना से इसलिए कहा था कि वो नूरुल को बिल्कुल लड़कों की तरह पाल पोस कर बड़ा करे, ताकि उसके बेटे की गंदी नजर नूरुल के ऊपर ना जाए, क्योंकि वो जानती थी कि फरा के साथ क्या हुआ था। और यहाँ जो नूरुल होती है ना, वो कहीं ना कहीं इकबाल को पसंद करा करती थी। ये बात भी हमने इस मूवी के अंदर नोटिस करी। और ये जो हांतु रेया वाला जिन है, यहाँ पर ये अर्बन लेजेंड है मलेशिया के अंदर, जिसको काफी माना जाता है और उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अब इस मूवी के अंदर हॉरर को दिखाने के साथ साथ काफी सारे सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात करी गई है, यानी कि जो फरा के साथ में हुआ था ऐसा कई सारी लड़कियों के साथ में आज भी होता है, जिसके चलते यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये कितना गलत होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये मूवी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी कि आखिरकार इस मूवी के अंदर हुआ क्या, और सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक कुदरत पार्ट 2 को नहीं देखा है, बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, रियल जिन और डीमन से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिंड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और पिंड कमेंट में जाते ही आपको दो चीजें और मिलेंगी। सुमति वल्लभु नाम की एक मूवी है, काफी बढ़िया है, जाकर देखिए, बिल्कुल स्त्री जैसा अर्बन लेजेंड है। साथ ही साथ हाइप बटन होगा, जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए